विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपके लिए इससे पहले भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं और आगे भी अपलोड किए जाते रहेंगे। इसके पहले मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है, और फिर मैंने अपने वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट लिया था इंडेमनिटी का, क्षतिपूर्ति किसे कहते हैं, जिसे मैंने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 धारा 124 में क्षतिपूर्ति की परिभाषा को बताया था और धारा 125 में क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार क्या होंगे वो बताए थे। आज का मेरा जो कंसेप्ट है वो है गारंटी। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गारंटी एंड इट्स एलिमेंट्स। प्रत्याभूति को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तत्वों को बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों, हम हिंदी में समझ लेते हैं। डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इट्स एलिमेंट। प्रत्याभूति की परिभाषा को समझाते हुए उसके आवश्यक तत्वों को बताइए। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ गारंटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 यानी कि प्रत्याभूति की परिभाषा धारा 126 के तहत। सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ गारंटी, प्रत्याभूति के आवश्यक तत्व। नंबर फर्स्ट, श्योरिटी यानी प्रतिभू। नंबर सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ डेब्टर यानी कि मूल ऋणी जिसको पैसा दिया है। नंबर थर्ड, प्रिंसिपल क्रेडिटर यानी मूल ऋणदाता, पैसा देने वाला व्यक्ति। नंबर फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड यानी कि प्रत्याभूति यानी गारंटी की जो संविदा है वो या तो विवक्षित होगी या अभिव्यक्त होगी, यानी कि अभिव्यक्ति द्वारा कहकर या विवक्षित इशारों में भी हो सकती है। फिफ्थ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेब्टर और क्रेडिटर, मूल ऋणी और मूल ऋणदाता के बीच में एक संविदा होगी। इन सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। तो नंबर फर्स्ट लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ गारंटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126। गारंटी किसे कहते हैं? ध्यान रहे विद्यार्थियों, क्षतिपूर्ति और गारंटी में एक अंतर है, बहुत सारे अंतर हैं, वो अपन बाद में समझेंगे। क्षतिपूर्ति में दो पक्षकार थे, इसमें तीन है। ठीक, जब ए और बी के बीच कोई संविदा होती है पैसों को लेकर या लोन को लेकर या कोई भी कार्य होता है, ठीक, क्षतिपूर्ति में हमने क्या समझा था, ए और बी के बीच कोई संविदा है और ए के द्वारा अगर कोई नुकसान कर दिया जाए और उस नुकसान की भरपाई वो नहीं करे तो सी करेगा, जिसे हम क्षतिपूर्तिकर्ता कहेंगे। और यहाँ गारंटी में क्या है, ए और बी के बीच संविदा हुई, लेकिन अगर ए ने अपनी संविदा का पालन नहीं किया, जो कार्य उसे करना था वो नहीं किया, तो पूरा का पूरा वो कार्य सी करेगा। बात समझ में आई? क्षतिपूर्ति यानी कि दो लोगों में संविदा हुई, लेकिन एक ने कुछ नुकसान कर दिया, उस नुकसान की पूर्ति की जिम्मेदारी कोई तीसरा व्यक्ति ले रहा था। यहाँ क्या है कि ए ने अपना काम ही नहीं किया, अगर नहीं किया तो वो काम तीसरा करेगा। उदाहरण के तौर पर ए एक आम व्यक्ति है जिसने बी यानी कि किसी बैंक से लोन लिया, ए ने बी नामक बैंक से लोन लिया। सी ने जाकर ये कहा बी से कि आप ए को लोन दे दो, ए अगर अपना लोन वापस नहीं लौटाएगा तो मैं सारे पैसे लौटाऊंगा। इट इज ए गारंटर, इट इज ए गारंटी, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक, तो ये बात हमने कहाँ पढ़ी है? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में ये बताया है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष पर किसी तीसरे व्यक्ति को ये कहता है कि अगर इसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया तो मैं करूंगा, इट इज ए गारंटी। ठीक, आवश्यक तत्व नंबर 1 श्योरिटी, नंबर 2 प्रिंसिपल डेब्टर, नंबर 3 प्रिंसिपल क्रेडिटर, नंबर 4 एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, नंबर 5 दोनों के बीच में संविदा। नंबर फर्स्ट लेते हैं श्योरिटी। श्योरिटी से तात्पर्य प्रतिभू। प्रतिभू किसे कहते हैं? जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है, यानी ए ने लोन लिया बी नामक बैंक से और सी ने ये कहा कि ए अगर अपना लोन नहीं पटाएगा तो मैं इसकी जगह पर सारा लोन बैंक को वापस करूंगा। तो वो जो सी है
इट इज ए श्योरिटी, यानी प्रतिभू से कहेंगे। सेकंड, यहां एक स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं हम, ए बी, ठीक, और सी। ए एक व्यक्ति है, बी बैंक है, ए एक पर्सन हो गया, बी बैंक हो गया और सी श्योरिटी हो गया। ठीक, ध्यान रहे। तो श्योरिटी किसे कहेंगे? जो जिम्मेदारी लेता है। सेकंड, और इनको हम दूसरा नाम भी अगर देना चाहें तो एक नाम इनको हम और दे सकते हैं, प्रिंसिपल डेब्टर। ये हो गए प्रिंसिपल डेब्टर, ये प्रिंसिपल क्रेडिटर, और ये श्योरिटी। ये परफेक्ट नेम है जिसे आप समझ सकते हैं। तो श्योरिटी को हम समझ रहे हैं, ए ने बी नामक बैंक से लोन लिया और सी ने ये कहा कि ए अगर अपना लोन वापस नहीं करेगा बैंक को तो सी पूरा का पूरा लोन बी को वापस देगा। इट इज ए श्योरिटी। सेकंड, प्रिंसिपल डेब्टर किसे कहेंगे? मैंने यहां लिखा है प्रिंसिपल डेब्टर। ए ने बी नामक बैंक से लोन लिया या पैसा उधार लिया किसी व्यक्ति से, तो जो लेता है वो प्रिंसिपल डेब्टर यानी मूल ऋणी कहलाएगा। थर्ड, प्रिंसिपल क्रेडिटर। ए ने लोन लिया बैंक से और बैंक ने ए को लोन दिया, तो जो देता है, जो पैसा उधार देगा, लोन देगा, वो प्रिंसिपल क्रेडिटर कहलाएगा क्योंकि उसे वापस लेना है। फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सप्रेड और इम्प्लाइड। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्रत्याभूति की संविदा जब भी होगी तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, ये अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। शायद आपके समझ में नहीं आया हो। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन अगर 8 और 9 ध्यान से पढ़ी होगी, इन्हें पार्ट फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इन्हें एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर। आपका जब एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर था उस समय अगर आपने संविदा भाग 1 यानी कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट में सेक्शन 8 और 9 पढ़ी होगी तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। उसमें साफ लिखा हुआ था इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो संविदा होगी वो या तो अभिव्यक्त होगी, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। जब ए और बी के बीच कुछ मौखिक रूप से बात हो उसे बोलेंगे एक्सप्रेस्ड। या मौखिक रूप से बात नहीं हुई, उन्होंने पेपर पर कुछ काम किया, इट इज एक्सप्रेस्ड। ये मत सोचना कभी कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ सुना नहीं, केवल लिखा है। लिखने को भी तो अभिव्यक्ति कहते हैं। हम मुंह से कुछ बोले या लिखकर कुछ बोले, इट इज एक्सप्रेस्ड। लिखित हो या मौखिक, ये एक्सप्रेस्ड मानी जाएगी। और इम्प्लाइड यानी विवक्षित, इशारों में कुछ बात हुई। इशारों में जब बात हुई, जैसे एक ए ने कहा कि मैं 10,000 रुपए उधार देना चाहता हूं, कोई लेना चाहता है क्या? 10 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने हाथ उठा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, मुंह से लिखकर भी नहीं कहा, लेकिन हाथ उठाने का मतलब है उसने सहमति व्यक्त की कि मैं लेना चाहता हूं। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्प्लाइड। ध्यान रहे, तो विवक्षित और अभिव्यक्त दोनों हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेब्टर और क्रेडिटर, विवक्षित हो या अभिव्यक्त हो, दोनों के बीच में एक संविदा होना चाहिए। ध्यान रहे विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। और आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरी ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मेरे द्वारा आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। धन्यवाद।